आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे हिमाचल सरकार में मंत्री और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वीरेंद्र कंवर जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे और विधानसभा में मेरे साथी भी रहे श्री राकेश कालिया जी, मनोहर लाल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, तरसेम लाल जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, इंजीनियर संदीप जी और रामवीर भट्टी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस चुनावी सभा में जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं एक तरीके से कहा जाए आपका जो स्वागत वंदन देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त करता है कि आपने वीरेंद्र कंवर जी को फिर से विधानसभा में भेजने का तय किया। राजनीति में इतना ज्ञान तो मैं रखता ही हूं कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से समझ जाता हूं कि ताकत कितनी है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि आपने वीरेंद्र कंवर जी को फिर से विधानसभा में भेजना तय कर लिया है। लेकिन मित्रों, प्रजातंत्र में, चुनाव में हमें मौका मिलता है चीजों को परखने का, जानने का और चीजों को थोड़ा गहराई से जानने का। इसलिए मैं अपना वक्तव्य उन गहरी राजनीतिक चीजों पर आपका आकृष्ट करना चाहूंगा, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आप देखिए वीरेंद्र कंवर जी लगभग 20-25 मिनट जो भी बोला इन्होंने आपके सामने जो राजनीतिक जीवन में इन्होंने काम किया उसका उन्होंने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। आपने कभी देखा किसी राजनीतिक दल में कि कोई रिपोर्ट कार्ड रखता हो? एक चुनाव आता है, लोग वायदे करते हैं, वायदा खिलाफत करते हैं, चले जाते हैं, नए वायदे लेकर के आ जाते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे एमएलए होते थे, जब चुनाव आता था तो पहाड़ों पर चूना लगाते थे, चूना, और बताते थे कि सड़क निकलेगी यहाँ, ये रास्ता, ये चूना। चुनाव आता था, बाद में बारिश आती थी, चूना बह जाता था, 5 साल के लिए हमको चूना लग जाता था। ये कल्चर था। चुनाव आता था, पाइपें फेंकाई जाती थी, गांव में हल्ला होता था, पाइप आई, बस लगी जाना, पानी आई जाना। चुनाव समाप्त हुआ, रात को ट्रक आया, पाइपें उठाई, चलते बने। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यही रिवायत थी कि नहीं थी? यही तरीका था कि नहीं था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। अब जिसको भी आना पड़ता है रिपोर्ट कार्ड लेकर के आना पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है तो किए हुए कामों को लेकर के जाता है। आज आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पीछे से सुनना चाहता हूं, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हुआ है कि नहीं हुआ है? आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं बैठा बैठा देख रहा था, सब लोग बड़े नजदीक बैठे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। यहां अमेरिका का राष्ट्रपति अभी भी पहले मास्क हटाता है, तब माइक पर बोलता है। यानी अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड अभी भी कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं और मोदी जी ने 9 महीने में 2 वैक्सीन बनाकर 219
219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगाकर, ट्रिपल, यही मैंने कहा, डबल डोज प्लस बूस्टर, डबल डोज प्लस बूस्टर, 3 डोज लगा के सुरक्षा कवच पहना के आपको एक तरीके से कोरोना मुक्त कर दिया है और आगे हम बढ़ चले। अभी बिलासपुर में आए थे वो एम्स का उद्घाटन करने के लिए। हमने कहा मोदी जी ने ये कर लिया, मोदी जी ने ये किया। उन्होंने कहा मोदी जी ने नहीं किया, ये आपने किया, क्योंकि आपने सही समय पर सही बटन दबाया, इसलिए मुझे ताकत दी और उस ताकत ने ये करके दिखाया है। ये सबको समझना होगा। इसलिए यह अधिकार आपका होता है जिसको विकास करना है। आपके मोबाइल में सिम लगता है, सिम कार्ड, यह हम बाहर से लेते थे। आज दुनिया को सबसे बड़ा सिम सप्लायर, चिप सप्लायर भारत बन गया है। आज मोबाइल इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, मोबाइल बनाने में भारत नंबर 2 पर खड़ा है। इथेनॉल का प्रोडक्शन डबल हो गया, शुगर का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए। और डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल पेमेंट में 40% जो डिजिटल पेमेंट हो रही है वह भारत के हिस्से में आती है। भारत वो डिजिटल पेमेंट करता है। ये जो खातों की बात कर रहे थे श्रीमान वीरेंद्र जी, ये खाते 25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने किया है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे पैसा आपके खाते में गया। कितना गया? 25 लाख करोड़। अभी शिमला आए थे 31 तारीख को, 31 मार्च को शिमला के रिज मैदान से उन्होंने एक बटन दबाया था और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में उन्होंने 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए, 38,000 करोड़ रुपए। ये विकास की नई कहानियां हैं, ये विकास के नए आयाम हैं। और चुनाव में जब हम जाते हैं तो हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि बटन सही जगह दबता है तो परिवर्तन होता है, बटन सही जगह दबता है तो विकास होता है, और बटन कहीं गलत जगह जब दबता है तो शराब के धंधा शुरू हो जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप बताइए, एक समय में पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता था, पुंछ में अटैक होता था, तार जाती थी नगरोटा को, नगरोटा तार भेजता था चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर तार भेजता था दिल्ली को, और दिल्ली बोलता था इंतजार करो। मोदी जी का राज आया है, साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जहां से गोली चली है उसको समाप्त करने के बाद ही इत्तला करो। इस बात को आप ध्यान में रखें। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हो गए। जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं, 100 देशों को हमने वैक्सीन दी है, 100 देशों को, जिसमें से 48 देश ऐसे हैं जिनको मुफ्त वैक्सीन 2.5 करोड़। भारत अब ले नहीं रहा है, भारत दे रहा है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों को पहली बात तो याद रखनी चाहिए कि सही निर्णय का सही असर क्या पड़ता है। आपने यहां से अनुराग ठाकुर जी को भेजा, हमारी सरकार बनी, धारा 370 धाराशाही हो गई। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा और एक साथ रहेगा। यह फर्क आकर के खड़ा हुआ। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या बनता है, और डबल इंजन की सरकार न हो तो उसका असर क्या पड़ता है। हम सब लोग, अभी वीरेंद्र कंवर जी उसकी थोड़ी चर्चा की उन्होंने, हम सब लोग विधानसभा में थे। हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। एनकेपी सालवे साहब आए थे, फाइनेंस कमीशन के 9वें फाइनेंस कमीशन के में चेयरमैन थे।
वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा स्पेशल कैटेगरी हिमाचल का फैसला वापस ले लिया। फर्क क्या पड़ा? पहले केंद्र सरकार हमको 90 रुपए देती थी तो हम 10 रुपए लगा करके विकास का काम करते थे। फर्क क्या पड़ा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट जाने के बाद 60 अब केंद्र देने लगा, 40 हमारा लग गया। शांता कुमार जी हम लोग को लेकर के अधिकार यात्रा में गए, किसी ने दिल्ली में नहीं पूछा। धूमल जी हम लोग को न्याय यात्रा में दिल्ली ले गए, किसी ने नहीं पूछा, हमारी सरकार नहीं थी। मोदी जी आए, आपको आहट भी नहीं हुई और आते ही 2014 में उन्होंने आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल कर दिया। आज जयराम जी को 90 मिलते हैं, 10 लगाने पड़ते हैं। पहले 60 लगाते थे, 60 में 40 लगाना पड़ता था। बताइए हिमाचल को लाभ मिला कि नहीं मिला? विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए डबल इंजन की सरकार का अर्थ समझो। अटल टनल, एक अर्जुन गोपाल होते थे अटल जी के मित्र, उन्होंने बताया कि भारत के डिफेंस के लिए और लद्दाख लेह के लिए और लेह के साथ साथ लाहौल स्पीति के लिए जो 6 महीने बंद रहता है, 5 महीने आप रसद पहुंचाते हो, ट्रक के ट्रक जाते हैं और वो रसद लेकर के वहां आगे तक जाते हैं। उसको समाप्त करने के लिए 6 महीने का जो इलाका बंद हो जाता है, एक टनल बननी चाहिए। अटल जी ने 2002 में टनल का शिलान्यास किया। मैं आपको गहराई से सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजनीति में क्या होता है, तीन देखा नहीं, मिलिया नहीं, नमस्ते नहीं की, इस पर हम नाराज हो जाते हैं। राजनीति की गहराई को समझो, दूर तक समझो। यह विषय नहीं है वीरेंद्र कंवर का, यह जेपी नड्डा का विषय नहीं है। हम रहे न रहे, हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मैं आपको जिसको कहते हैं सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 के बाद 2003-4 में अटल जी की सरकार चली गई, डबल इंजन का एक इंजन चला गया, धूमल जी रह गए। 2002 से लेकर के 2005 तक, 2014 से लेकर के 2014 तक अटल टनल का एक तो सोनिया गांधी ने शिलान्यास भी किया, बाद में काम कितना किया, 1300 मीटर की सुरंग निकाली, 1300 मीटर। मोदी जी 2014 में आए, अटल जी मुझे 2003-4 में उन्होंने मेरे से पूछा था कि मनाली आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ये टनल का क्या हुआ, मैंने कहा काम रुक गया। तो अटल जी ने कहा था वह पत्थर जो मैंने वहां लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी को जब पता चला 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, 3 साल के अंदर अटल टनल बना करके आपको दे दिया। नीचे जयराम जी की सरकार थी, ऊपर मोदी जी की सरकार थी। 3 साल में 10 किलोमीटर का टनल बना करके भेज दिया। आज 12 महीने लेह लद्दाख तक हमारी गाड़ियां जा रही हैं, विकास का नया काम हो रहा है। लाहौल स्पीति 12 महीने जुड़ गए। ये रेलवे लाइन, वीरेंद्र जी आप कब से बोल रहे हो इस रेलवे लाइन के लिए? मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं, 2015 में कैबिनेट कमेटी, मंत्रिमंडल का एक छोटा कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोलती है। उसमें वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऐसे 3-4 विदेश मंत्री होते हैं। ये 4-5 मंत्री मिलकर के सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2015 में लेह तक की रेलवे लाइन की स्वीकृति दे दी, लेकिन 2015 से लेकर 2017 तक वीरभद्र जी ने जमीन के लिए परमिशन नहीं दी। मामला लटका रहा। डबल इंजन की सरकार बनी, 2017 में जयराम जी आए, जमीन का काम शुरू हुआ, वीरेंद्र कंवर दिन रात एक करके लगे और अब लेह लद्दाख तक का काम शुरू हो गया। पटरी लगाने का टेंडर शुरू हो गया, जमीनों का कंपनसेशन देने का काम शुरू हो गया। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये जमीन पर फर्क पड़ता है डबल इंजन का। इसका फर्क नहीं पड़ता है कि जेपी नड्डा ने माला पकड़ी कि नहीं पकड़ी, मिला कि नहीं मिला। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके हित के लिए सही लड़ाई सही समय पर किया कि नहीं किया, ये इस बात की फर्क पड़ता है।
मैं राजनीति में बहुत बहुत कड़वी बातें भी करता हूं और मैं सीधी सीधी बात बताता हूं। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, मैंने कहा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। उन्होंने कहा एनटीपीसी एनएचपीसी से बात करते, बुलाया गया, एमओयू साइन हुआ, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना नहीं। मैं दिल्ली चला गया, 2012 में सांसद बन गया। मैं मोइली साहब के पास गया, वीरप्पा मोइली नाम, इन्होंने जैसे खड़गे साहब कहा वैसे वो वीरप्पा मोइली भी उसी स्टेट से, वो पावर मिनिस्टर थे, वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर भी उनके पास। मैंने कहा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का आकर के शिलान्यास तो कर दो। नो 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 नो। मैंने कहा वाई वाई वाई, वीरभद्र डज नॉट वांट। मैंने कहा द टाइम विल कम व्हेन वीरभद्र विल नॉट बी देयर एंड यू विल आल्सो नॉट बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी देयर। समय आएगा ना आप रहोगे ना वो रहेंगे, लेकिन हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। डबल इंजन की सरकार आई और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। ये फर्क पड़ता है, इसको समझना होगा, अपने हितों की रक्षा करनी होगी। आप बताइए, हमको अपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया, सैटेलाइट सेंटर दिया कि नहीं दिया? उसका टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? बिलासपुर एम्स दिया कि नहीं दिया? भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अब आपका ऑप्शन है, इस पास से जाइए या उस पास से जाइए, और पीजीआई से अच्छा इंतजाम करें। 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1475 करोड़ रुपए का वो एम्स बनाया है। दिल्ली के एम्स से ज्यादा मॉडर्नाइज बना है। 22 ऑपरेशन थिएटर है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की। वो विकास का तीर्थ है, लेकिन विकास के तीर्थ को हासिल करने के लिए 2014 में और 2019 में आपने सही जगह बटन दबाया था, तब वो विकास का तीर्थ बना। मैं उतरा तो मैंने वीरेंद्र कंवर को बोला, मैंने कहा ऐसा जरा दसो मुझे कि सड़क की केड़ी सड़क, पानी की तरह, मखमल की तरह, दनादन, किसी की भी स्पीड 80 से नीचे की नहीं, किसी गाड़ी की स्पीड 80 से नीचे की नहीं है। और मैं तो इस पर चलने वाला रहा हूं ना, ठड़ा ठल ठड़ा ठल ठड़ा ठल। गाड़ी के पटे तो बोले ही बोले, अपने भी जिस्म के पटे बोल जाए। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? एक गाड़ी आई नहीं कि दूसरी उतरी नहीं, 2 तो चल ही नहीं सकती। और कई बार मेरे को लोग मिल जाते, बोलते मिंजो क्या मिला। मैं उनको बोलता हूं मिंजो क्या मिला इसको याद करो। एक जमाना था, किसी शादी में जाते थे तो तय करते थे बस पे होल्ड ऑल रखना। ये 20 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, होल्ड ऑल रखना, राती रहना जी। आजकल देखो 3-3 शादियां, 3-3 बरातें एक रात में कवर करते हैं। कोई सेल्फ मारता है, कोई किक मारता है, फटाफट चले हुए। ये गांव सड़क पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? 6000 किलोमीटर जयराम जी ने 5 साल के अंदर गांव में सड़क बनाई। 6000 किलोमीटर। ये सशक्तिकरण हुआ है, ये अंतर आया है। मैं खुद अभी परसों में गया था अपनी बावड़ी को देखने के लिए, अपने घर में जमीन। पहले बाल्टी लेता था, साबुन लेता था, साथ में एक तेल की शीशी लेता था, पुआरना रखता था, नहाने जाता था, लौट के आता था, जितना नहाया नहीं होता था तो पसीना लेके आता था, पंखा चला करके सुखाता था तो कपड़े पहनते थे। आजकल सबको जिसके पास जाओ वॉशरूम बाथरूम, वॉशरूम बाथरूम, 3-3 टंकियां बना रखी है, एक अंडरग्राउंड भी बना रखी है। और ये अलग बात है कि मिलेगा तो पानी कभी कभी कम हो जाता है, कभी तृप्त होना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब वीरेंद्र कंवर जी के साथ में गया था, यहां आ रहा था, वो रामदास मलंगड़ जी उस समय एमएलए थे और मैं विपक्ष का नेता था। 3 जगह बहनों ने मेरे को रोका, 3 जगह पर, और क्या कहा, ये देखा सिर बाल नहीं रहे जी, कड़ा चक्की के बुरा हाल। मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूं कि अंधेरे का अंदाजा हो तो उजाले का मजा आता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज आपके समझ में आ रहा होगा कि विकास नाम की चीज क्या होती है, विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। एक जमाना था, आपने देखा 5 बजे सवेरे बहनें उठती, गांव की कहानी सुना रहा हूं, 5 बजे सवेरे ठक 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 पेड़ काट रही होती थी, लकड़ी चुन रही होती थी, सुखा रही होती थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं बहन, गलत तो नहीं बोल रहा हूं।
और जो ठक ठक सुनता था वो पहले पूछता था यार मेरे पेड़ तो नहीं टिकट होया कर दे। तो सुनने वाला भी नहीं सोए और जो बहन है वो तो कह रही 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में आप ले लेते थे सिर्फ अपने फेफड़ों में। मोदी जी ने 8 करोड़ बहनों को और यहां 38 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है स्मोकलेस स्टेट, स्मोक फ्री स्टेट बन गया हिमाचल प्रदेश जयराम जी के नेतृत्व में। यह है डबल इंजन की सरकार। 28,000 घर बन गए। वीरेंद्र कंवर जी को शायद पता होगा कि नहीं होगा, जब मैं 93 में एमएलए बना, कालिया जी को ध्यान में भी लाना चाहूंगा, तो हमारा वीडियो आता था, बोलता था आपके पंचायत में एक इंदिरा आवास का घर मिला है। मैंने कहा तू ही रख ले यारा, करना क्या, एक अनार 100 बीमार, मैं नहीं कर सकता। आज हिमाचल प्रदेश में आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितनी एप्लीकेशन थी सबकी सब कवर कर ली गई है। इस बात को भी हमको समझना, इसको भी हमको ध्यान में रखना, हर एक दृष्टि से कवर करने का काम चल रहा है विकास के। अब शौचालय की बात बोली, इज्जत घर, 12 करोड़ बहनें शौच बाहर जाया करती थी दैनिक क्रम में। 12 करोड़ बच्चे 130 करोड़ की जनता में, क्या देश था। मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर इज्जत घर दिया और 12 करोड़ टॉयलेट बना करके महिलाओं को इज्जत से रहने का काम। इसलिए मित्रों, इन सारी बातों को गहराई से समझने की जरूरत है। अभी हमारे राकेश कालिया जी कह रहे थे कि टिकट बेच दी गई। राकेश जी हमारे मित्र हैं, बड़े भोले हैं, पहाड़ी लोग हम भोले होते ही। इनको अब पता चला कि इनकी टिकट बिक गई। मैं तो पहले से जानता था कि कांग्रेस पार्टी देश बेच चुकी है, तो ये टिकट कहां आपका रहेगा। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने एम्बेसी ऑफ चाइना से, एम्बेसडर ऑफ चाइना के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया है। किससे लिया है? चाइना से, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना सरकार, दोनों से 2006 में लिया। जब हमें पता चला, पहले तो पता चला कि 2006 में लिया, फिर पता चला कि आगे भी कई सालों तक लेते रहे। आप बताइए, चाइना से इस तरीके का फंड लेना ये देश के साथ क्या है, जरा समझाइए मेरे को, ये क्या है। तो वो तो धारा 370 का विरोध किया कि नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? वो मजबूती के लिए मोदी जी ने वो बिल लाया था कि नहीं लाया था? तो जब देश को नहीं छोड़ा, आप बताइए, हमारे फौजी भाई गए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने एयर स्ट्राइक की, आर्मी वालों से प्रूफ मांगते हैं क्या, सबूत मांगते हैं क्या? तो यह इनका, बेचारे राकेश जी आपको देर से पता चला, लेकिन मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, सही जगह आए। तो ये तो रिवायत है उनकी। और हमारी रिवायत क्या है? हमारी रिवायत है, हमने मणिपुर में दोबारा सरकार बनाई है, हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है, हमने भारत की मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने दोबारा सरकार बनाई है। पहली बार हम जीत के आए थे 282 से और दूसरी बार जीत करके आए 353 से। हमने उत्तराखंड पड़ोस में सरकार बनाई है, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई है और आने वाले समय मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार बनाई है और आने वाले समय में आपको मंत्री भेजा है, आपको दुर्गा भी भेजी है, दुर्गा जी का भी आशीर्वाद है और लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है। अब इसको संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। पेड़ फल तब देता है जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी अपना हक अदा ना करे तो पेड़ भी कुछ नहीं कर सकता। वीरेंद्र कंवर भी वही कर पाएगा अगर मिट्टी अपना हक अदा करेगी, अगर कुटलेर की जनता अपना हक अदा करेगी। इसलिए पहले तो वीरेंद्र कंवर जी के बारे में बता दूं, ये बहुत संयम व्यक्ति हैं, साफ सुथरे हैं, लोगों की सेवा में दिन रात एक रहते हैं। 4 बार लगातार जीत लेना आसान काम नहीं होता, क्रीज पर टिके रहना आसान काम नहीं होता।
और ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना ये एक जमीन की जिम्मेवारी होती है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और उसके साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस इलाके का विकास और तीव्र गति से हो, तो ये आपकी जरूरत बन जाती है कि आप उन लोगों से बचें जो 5 दिन के लिए आकर के जादुई करते हैं ना, सुन होता है ना, बोल जमूरे सुन जमूरे, इनसे जरा बच के, जरा साइड हट के। 8 तारीख तक आप इनकी रक्षा कीजिए। 8 तारीख के बाद ये नई किस्त लेकर के आपकी रक्षा करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, बहुत कुछ आपसे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति बड़ी गहरा विषय है। इसमें सामने वाले के मन को समझना जरूरी होता है, और देश की सेवा करनी हो, समाज की सेवा करनी हो, तो सबको साथ लेकर के चलने के लिए हम सबको बड़ा दिल रख करके काम में जुटना पड़ता है। और इसीलिए मैं आप सबको निवेदन करने आया हूं कि आप सारी बातों को गहराई से समझे हैं। आप जानते हैं ये डबल इंजन की सरकार बड़े मुश्किल से आती है, और इसकी किस्त 8 तारीख को रिन्यू होनी है। वह 8 तारीख को रिन्यू किस्त को आपने करना है, और उस आप को करने के लिए त्योहार की तरह निकलिए, स्नान करके इष्ट देवता को याद कीजिए, समय पर पहुंचिए और कमल का बटन दबाइए। अपने पड़ोसियों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सबको बताइए, और सबको साथ ले जाकर के इस विकास में अपना भी योगदान कीजिए। यही आपसे निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका